बांग्लादेशियों का अपडेट यह है कि ये लोग बातों में जीतना चाह रहे हैं। 145 करोड़ की आबादी से बातों में जीत करके कुछ मुट्ठी भर बांग्लादेशियों को लगता है कि ये बातें करेंगे और हम सब लोग इनकी सुनते रहेंगे। खैर कोई नहीं, बाप बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। बेटे को लगता है कि अब वो सियाना हो रहा है तो बाप उसको सीरियसली लेने लगेंगे, और बाप जब सीरियसली लेने लगेंगे तो बेटा बाप से मुंह भी फुलाता है। लेकिन कई बार बाप जो है वो लपिया देते हैं। अब वो बात बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो बड़े हो गए हैं। हाल ही में इस बेटे ने नया रूप लिया है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, और मोहम्मद यूनुस बाप के जूतों में पैर डालकर देख रहे हैं। कहते हैं कि जब बाप के जूतों में बच्चों के पैर आने लगते हैं तो बाप उन्हें थोड़ा सम्मान देके बात करते हैं। लेकिन ये बच्चा भूल जा रहा है कि बहुत ही छोटा है रे तू, अब इतना छोटा है कि लतिया दें कि गतिया दें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए केवल बोल करके चुप चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, हमारे देश में भी बहुत अच्छे से इस चीज को देखा जा रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है, और हमें लगता भी है कि इस स्थिति के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली हमारे देश के नेताओं के द्वारा देशवासियों को सोचने का समय दिया जा रहा है। देखिए, जो हो रहा है वो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन यह नजारा भारत के लोगों को यह दिखाने के लिए था कि देखिए, जो भारत के अंदर चलता आ रहा इतने दिन से राग था कि हम सहिष्णु हैं, हम दुनिया में सह अस्तित्व की बातें करते हैं, ऑल आइज ओनली ऑन गाजा होती हैं, ऑल आइज ओनली ऑन वेस्ट बैंक होती हैं, सारे परसिक्यूशंस केवल दुनिया के दूसरे देशों में होते हैं, भारत के नेताओं के बयान भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए होते हैं, बीच राजनीति में राजनीति के बड़े दिग्गज निकल कर आते हैं और बयान देते हैं कि देखिए गाजा में क्या हो रहा है, लेकिन पड़ोस की पड़ोस में कुछ हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के हुक्मरान जो हैं, भारत सरकार इस मामले पर केवल इसलिए शांत है कि एक बार देख लो। हम तो बहुत दिन से कह रहे थे कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर कोई देख ही नहीं रहा था। सबको लग रहा था कि नहीं नहीं, छात्र एस्पिरेशन है, क्रांतिकारी हैं, आए हैं, सत्ता को पलट दिए हैं, सरकार बदल दिए हैं, लोकतंत्र की यही ताकत है, और इनके नेतृत्व में जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, पता नहीं किस चीज में जीत गए हैं, अमेरिका ने इनको इतना प्यार दिया कि ये जेल से निकलकर सीधे सरकार चलाने निकल पड़े। लगा कि पापा जी के जूते पहनकर बस अभी जेंटलमैन बनकर बाहर निकलेंगे। ऐसे में इनको सरकार संभला दी जाती है। अब सरकार इनको संभला दी जाती तो है, लेकिन ये अपने आप को इतना तेजू समझने लगते हैं कि इन्हें उन सारी राजनीतियों की एबीसीडी आ गई हैं। जो छात्र नेता अब तक सड़कों पर थे, उन्हें लगता है कि अब तो वो आईटी मिनिस्टर बन गए हैं, आईटी मिनिस्टर के साथ साथ उनको बड़े बड़े मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं। लेकिन भारत सरकार भी तसल्ली से बैठ करके कि ठीक है, फैला लो जितना रायता फैलाना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा रायता फैलता हुआ देखना ही तो हमारे देश के लिए अपनी आंखें खोलने जैसा होगा। अदरवाइज हमारे देश में तो कहा यह जाता है कि हमारा देश सहिष्णु है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। बोले नहीं, बस देखो, और देख करके अपने अंदर यह बात जगाओ कि देखो वहां क्या हो रहा है। अब देखो वहां क्या हो रहा है, ऐसे में भारत सरकार पर भारत के लोग जबरदस्त डिमांड लगाए फिर रहे हैं, सर कुछ करते क्यों नहीं। जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वो पश्चिमी पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक हो जाएगा। ये वो वाली बात है कि तुम इस चौराहे पर भीख मांगते थे, हम उस चौराहे पर भीख मांगते हैं, आओ दोनों साथ मिलकर मांगेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों को एक ही अमीर बीच में दिख रहा है जिसका नाम भारत है, लेकिन भिखारियों के बीच की ये दोस्ती जो है वो दुनिया को बड़ा मनोरंजन दे रही है। ऐसे में ही एक भिखारी नेता उठ करके डायलॉग मार दिया कि अगर भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो हम उनसे बंगाल मांगेंगे, बिहार मांगेंगे, उड़ीसा मांगेंगे। अच्छा, ये कोई छोटा मोटा नेता और नहीं था। इसने जो जगह मांगी उससे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिहार में बैठकर हमें सुन रहे होंगे, उड़ीसा बंगाल में सुन रहे होंगे, और बोले यार कल को क्या हम भी चले जाएंगे क्या। हमें तो लगता था कि हमारे देश में केवल राजनीति के लिए यह लाइन बोली जाती है, लेकिन अब तो यार बड़े बड़े नेता डायलॉग मार दे रहे हैं। बाय द वे मैं बता दूं, जिस नेता का यह बयान है, यह है कौन लेवल का नेता। बांग्लादेश के अंदर दो पार्टियां हैं, एक का नाम है आवामी लीग जिसकी शेख हसीना भारत में हसीन सपने देख रही हैं, दूसरी तरफ है बीएनपी पार्टी, उसके नेता है खालिदा जिया। उन खालिदा जिया की पार्टी का सीनियर जनरल सेक्रेटरी रैंक का आदमी है ये रिजवी।
इसने कहा है कि हमारी नजर तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर है, कहां रह रहे हो। अब ये बात निकलकर कहां से आई, आइए उसको भी थोड़ा बता दें, इतिहास के झरोकों में लेकर चलते हैं। साथियों, 1905 से पहले यह पूरा क्षेत्र एक ही हुआ करता था, जिसे बंगाल प्रोविंस कहते थे। जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, यह पूर्वी बंगाल बना तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के दुर्जन प्रयासों से। और जो पश्चिम की तरफ बंगाल रह गया, जिसे आज पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये दोनों हिस्से तोड़ दिए गए, अलग अलग कर दिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल बन गए, दोनों अलग अलग। बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बंगालियों ने प्यार दिखाया, एक दूसरे को राखी बांधी, बढ़िया सारे गीत गाए, स्वदेशी आंदोलन चलाए, साड़ियां तो नहीं लेकिन हां ब्रिटिश कपड़े जलाए, तमाम प्रकार की चीजें हुई, स्वदेशी आंदोलन हुआ देश में। इस स्वदेशी आंदोलन ने काफी पकड़ना चाहिए, लेकिन उस समय की कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि बंगाल का स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फेंके, भारत में फैले। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े बट गए। एक धड़ा वो था जो यह चाहता था कि यह आंदोलन केवल यहीं तक सीमित रहे, उसे नरम दल कहा गया कांग्रेस का। एक धड़ा इसमें से था लाल बाल पाल का, जिसे गरम दल का नेता कहते हैं। उन गरम दल के कांग्रेसियों का मानना था कि यह स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में जाए और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा मुहिम बनकर निकले। इस बात के लिए कांग्रेस में 1907 के अंदर स्प्लिट हो गया। गरम दल के नेता चाहते थे स्वदेशी आंदोलन व्यापक हो, और नरम दल के नेता चाहते थे कि केवल बंगाल में रहे। खैर, इतिहास के झरोकों में थोड़ा और आगे झांकते हैं। 1911 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को वापस मिला दिया गया कि ठीक है साहब, छोड़ो, दोनों लोग मिल जाओ, काफी झगड़ा हो लिया, कोई बात नहीं। आप लोगों में तलाश लिया हमने कि हिंदू मुस्लिम को बढ़िया से लड़ाया जा सकता है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम को बढ़िया से लड़ाया जा सकता है, यह बात अंग्रेजों को समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने पहले तो कांग्रेस बनवाई थी 1885 में। बाद में जाके 1906 के अराउंड उन्होंने अपने बांग्लादेश के ध्यान में रखते हुए ढाका के नवाब के साथ मिलकर मुस्लिम लीग बनवाई कि हां भाई अब ठीक है, दोनों के लिए दो अलग अलग नेता बन जाए। कांग्रेस को टैग कर दो कि ये हिंदुओं की पार्टी है, और मुस्लिम लीग को टैग कर दो कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। लेकिन उस समय की कांग्रेस मैच्योर थी, वो शुरुआत में ही ये कहने लग गई थी कि हम सबकी पार्टी हैं, हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। लेकिन उस समय अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, टैगिंग के साथ चलो, तभी आनंद आएगा, तभी मुसलमानों को अलग देश मिलेगा, और वो हुआ भी। खैर, 1912 में जब इन दोनों को मिला दिया गया, बंगालियों में फिर से प्रेम जागा, लेकिन अपने अंदर पड़ी हुई रिफ्ट वो देख चुके थे कि कैसे एक दूसरे से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया जा सकता है। 1912 में इस बंगाल प्रोविंस में से फिर उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया। 1912 में, अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1912 में इस बंगाल प्रोविंस से उड़ीसा को और बिहार को अलग किया गया। अब यही पॉइंट आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ये उसी दिन की याद में है कि हम तो वो बंगाल हैं जिसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को साथ रखा था। तो बंगाल प्रोविंस अगर यूनाइटेड हो तब जाके आनंद हो। तो रिजवी साहब, आप सपने संभवतया 1912 तक ही देख पाए, हम थोड़ा और पीछे तक लौट जाएं तो आपका अस्तित्व भी ढूंढना ना पड़ जाए हमें। खैर, फिलहाल के लिए भारत के लोगों ने इनके यहां पर दो ही खंड करने का विचार किया है। उन दो खंडों में क्या खंड है? असल में जब आप बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश तटीय इलाका रखता है, काफी बड़ा, सुंदरवन डेल्टा के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर। इसके पश्चिम के अंदर एक क्षेत्र है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो पहचान भी लेंगे। देखिए, यहां पर अगर आपको नजर देखने का मौका मिले तो इस क्षेत्र को पहचाने तो यहां पर चिटगांग नाम से, चिटग्राम जिसे आप कहते हैं, वो पोर्ट है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जिस नॉर्थ ईस्ट से भारत का शेष भाग कनेक्ट होना चाहता है, उसे यहां से होकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से, जिसे आप चिकन नेक कहते हैं, उसके माध्यम से ही कनेक्ट होना होता है। अगर भारत को अपने त्रिपुरा में और मिजोरम में सामान भेजना है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल से ही मिजोरम तक सामान भेजना है, तो यह सामान पूरा यूं लंबा रास्ता फॉलो करके फिर पहुंचता है, लंबा समय लगता है। भारत ने शेख हसीना के टाइम पर यहां पर एक बेहतर विकल्प तलाशा। क्या विकल्प था वो? विकल्प यह था कि इनका ये जो चिटगांव है, जिसे चिटगांग कहते हैं, इस चिटगांव को, यहां के पोर्ट को भारत के उस हिस्से के लिए जहां की कनेक्टिविटी आसान की जाए, वहां के लिए प्राप्त कर लिया जाए। मतलब कोलकाता से निकल करके सामान पहुंचे चिटगांव, और चिटगांव से बस रास्ते से सामान त्रिपुरा और मिजोरम पहुंचा दिया जाए। यह इजी कनेक्टिविटी कहलाती। लेकिन जब भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ने लगे तो यहां पर
भारतीय लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि बार बार हम क्यों चिकन नेक पर इतना फोकस कर रहे हैं, एक काम नहीं कर लें क्या? बोले बताओ। बोले ये वाला पूरा की पूरा पोर्शन यहां से जोड़ करके अपने पास ही ले लो ना, हमारी हेडेक ही खत्म हो जाएगी। बोले कैसे? बोले अगर ये हिस्सा हमें मिल गया तो भविष्य के लिए चिकन नेक की टेंशन खत्म। बोले कैसे? बोले इधर देखो, अगर ये हिस्सा हमारे पास हो गया बांग्लादेश के अंदर से निकालकर, तो ये पूरा की पूरा हिस्सा हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो जाएगा और हमारे लिए सीधा बस कोलकाता से पानी के जहाज चिटेगांव भेजने, उत्तर में हम अपने की तरफ सामान भेजते रहेंगे। ये चर्चाएं होने लगी। चर्चाएं कुछ और भी होने लगी और उन चर्चाओं में था कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये बांग्लादेशियों को नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को हमने ही एक नया देश बनाया था, और अगर अब फिर से हम इंटरफेयर करने पर मजबूर हुए तो हम फिर से तुम्हें तोड़ करके एक और हिस्सा बना देंगे और उस हिस्से का नाम ही हिंदू देश रख देंगे। यह भी एक विकल्प है जिस पर अब भारत को विचार कर लेना चाहिए। मतलब भारत वालों ने विचार करते करते चिटेगोंग को अपने साथ मिलाने का विचार दे डाला और बांग्लादेश को इधर से तोड़ करके हिंदू देश बनाने का प्लान दे डाला। इस वजह से प्रभावित होकर के ये जो रिजवी जी हैं ये भड़क गए और इन्होंने भड़क करके कहा कि नहीं, हम तो बंगाल को 1912 से पहले का देखना चाहते हैं। उस समय सब एक हुआ करता था, हम वहां तक जाना चाहते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो साहब आजादी से पहले का देख करके भी खुश हैं, आप तो यहां पहुंचे, हम सबको एक करना चाहते हैं। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए बातें ही चल रही हैं, लेकिन इन बातों का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा।